आह, ओ भाई, थक गया यार। आता तो सीढ़ी से ही हूँ, मगर आज क्या डायरेक्ट वहां से डायरेक्ट यहाँ आ गया हूँ। आज कैब नहीं चल रही है, पता नहीं क्या बात है, कैब बुक ही नहीं हो रही है। पैदल नहीं आया हूँ यार, मगर पैदल ही समझ लो एक तरह से। लिफ्ट। एक्चुअल में आज कोई एग्जाम एग्जाम है क्या? आज कोई कैब बुक ही नहीं हुई, इतनी देर से बुक कर रहा था। फिर ऑटो लिया, तो उसके मेरे पास पैसे नहीं है। मैं कह रहा हूँ ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगा, कह रहा हमें ऑनलाइन पेमेंट चाहिए ही नहीं। तो 10-5 मिनट उसमें खराब हुए, मेरे पास एक भी पैसे नहीं थे। ऑटो वाले ऑनलाइन पेमेंट लेते नहीं है शायद, या रेयर लेते होंगे, तो कोई ले जाने के लिए तैयार ही नहीं है। तो बड़ी मुश्किल में एक ऑटो वाले ने कहा कि सर अच्छा ऑनलाइन पेमेंट ले लूंगा। अच्छा। हाँ। बड़ी हालत खराब है यार। एक्चुअल में जो पटना है वो बाकी शहरों से बहुत ज्यादा महंगा है। मतलब दिल्ली से भी महंगा है, गुड़गांव से भी महंगा है, इवन आप मान लो बेंगलोर से भी महंगा है। 2,000 रुपए, मतलब 2 किलोमीटर के वो 150-200 रुपए लेते हैं उसके कैब के। 2-2.5 किलोमीटर होगा यहाँ से, वो कोई एक मॉल है ना इधर, पीएनएल मॉल के आसपास से आता हूँ, तो 150 से 200 रुपए लेता है। और गुड़गांव में भी राइड इससे कम है, बैंगलोर में भी राइड इससे कम है। गुड़गांव में हम लोग 15 किलोमीटर, एयरपोर्ट जाने में ज्यादा से ज्यादा 700 बिल आता है। 15 किलोमीटर है जबकि एयरपोर्ट 15-16 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो मैंने देखा है उसके हिसाब से क्या है, यहाँ पे पैसे की लूट बहुत है। एक भी रोड बनी नहीं है, लाइट आती नहीं है, ठीक है, मगर आप कुछ भी लेने चले जाओ, यहाँ की सब्जी भी बहुत महंगी है। उस दिन मैं गया था, एक बच्चा इधर बैठा था, मिला भी था मुझे। मैंने कहा जरा टहल के आता हूँ यहाँ क्या क्या है। तो कहता है यार ये इतने का, ये इतने, शायद गोभी बता रहा था 70 रुपए का। मैंने कहा 80-70 है ना। मैंने कहा गुड़गांव में यार वो 40 रुपए 30 रुपए तो चल रहा है, मैं लेके आता हूँ। तो मैंने कहा इसका मतलब यहाँ एक ही सूत्र है, बस लूटना 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 लूटना। अच्छा। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। अब कौन फोन कर रहा है? चलो अब पढ़ाएंगे यार, ठीक है। तो लिफ्ट तो वैसे ही मैंने यूज करता है, एक तो लिफ्ट में सब लोग रहते ही हैं, बिजी रहती है लिफ्ट, भरी रहती है ना। पता चला जितना टाइम लिफ्ट में खड़े होने के लिए वेट करना पड़ता है, उतने में तो ऊपर चढ़ जाओ। तो मगर आज डायरेक्ट वहां से यहाँ तक आ रहा हूँ, लगातार यहीं तक चढ़ गया, 5-6 फ्लोर, तो थक गया। चलिए कोई बात नहीं। टेस्ट हो गया आप लोगों का, रिजल्ट आ गया, पता चला। तो जब सभी लोगों का रिजल्ट आ गया है, तो जरा एक बार नंबर बताओ से ऊपर हो। इतना फोन किसका आ रहा है सुबह से? आज लगता दिन ठीक नहीं बैठेगा, सुबह से ही कोई दिक्कत आ रही है। ओ भाई, अब कैब वाला आ रहा है, तभी इतने फोन आ रहे हैं।
चलो देखो, हर चीज में ना इंटेंशन की जरूरत पड़ती है। यदि इंटेंशन सही ना हो तो यही हाल होता है। बिहार के लोग बेचारे सबसे ज्यादा मेहनती, ठीक है। सारे सिविल सर्वेंट जितने भी हैं, आईएएस पीसीएस, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बिहार से हैं। इंजीनियर बिहार से हैं, डॉक्टर बिहार से हैं, पैसे वाले लोग बिहार से हैं। मगर बिहार में हालत खराब है। तो वही कह रहा हूँ ना, इंटेंशन सही होना चाहिए। तो नेताओं का इंटेंशन इतना बुरा है, इतना बुरा है कि देखो, पैसे खाने के दो तरीके होते हैं। खूब काम करो, खूब पैसे खाओ। और एक है 100 रुपए आए, 100 के 100 जेब में डाल लिए। एक है नहीं, 2-4 लाख रुपए लो और उसमें से 20-25 हजार डालो। तो इंटेंशन इतना खराब है कि 100 के 100 जेब में डाल लो। इंटेंशन ये होना चाहिए कि 10 लाख करोड़ के काम करेंगे, उसमें से 1 लाख करोड़ जेब में रखेंगे। मगर इंटेंशन इतना खराब है कि नहीं, 2 ही हजार का काम करेंगे, 2 के 2 हजार रख लेंगे। तो इसको कहते हैं पुअर सोच, है ना। बहुत छोटी सोच है। अरे खाना भी है तो बड़े के बारे में सोचो ना। भाई मैं कह रहा हूँ घपले भी करने हैं तो थोड़ा घपले का भी साइज बढ़ा लो यार। जब आप बहुत ज्यादा, ये क्या समझते हो, विकास जब होता है तो क्या होता है, ये घपले का एक तरीका होता है, मगर बहुत करते हैं। तो क्या है, मान लो 10 लाख करोड़ का काम कर दिया तो 1 लाख करोड़ का घपला कर सकते हो। मगर यदि तुमने 50 हजार करोड़ का काम किया और उसमें से 40 हजार करोड़ घपला कर दिया, तो ऐसा ही आता है नजर। तो घपले होते हैं, बिना घपले के मतलब बिना पैसे लेन देन कोई काम नहीं होता है। कोई काम नहीं होता है, सरकार कोई भी हो। मगर सरकार के दो तरह के इंटेंशन होते हैं। खूब काम करो, खूब खाओ। एक ये रूल होता है। एक होता है खाओ, खाओ, खाओ। तो यहाँ तो यही चलता है। यदि पटना में रोडों के हाल ये है, पटना का ये हाल है। मुझे ध्यान है, मैं 2-3 साल पहले, 2 साल हुए होंगे, एक जिला है यहाँ पे, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त बिहार से हैं, तो मैं तो 2 ही 3 4 6 बार आया हूँ आज तक जिंदगी में। मगर जगह सब जानता हूँ। तो आप लोग जानते होंगे दरभंगा। तो क्या हुआ, दरभंगा में हम लोग गए और शाम को फ्लाइट थी। तो दरभंगा एयरपोर्ट है छोटा सा। हाँ। तो हम लोग पहुंचे रात में और सुबह 5 बजे की फ्लाइट। तो ये हुआ रात में कहीं रुक लेते हैं। और भाई एक होटल तक नहीं मिला वहां पे, मतलब होटल है ही नहीं वहां। अरे नहीं भाई, एक धर्मशाला टाइप का मिला। उससे मैंने कहा यार ये बेडशीट तो चेंज करो, तो बहुत गंदी है। कहता सर काम चला लो, रात में तो सोना है तुम्हें अरे मैंने कहा भाई ये मानेगा नहीं। तो किसी तरह हम लोगों ने टाइम काटा। मैंने कहा चलो ठीक है। अब देखो एयरपोर्ट कितना छोटा सा है, इससे बड़े बड़े तो बस स्टेशन होते हैं। जैसे ही घुसो खत्म, जैसे ही निकलो खत्म। हाँ। इससे बहुत बड़े बड़े एयरपोर्ट मतलब छोटी छोटी सिटी में है। ये तो यार राजधानी है, राजधानी का लेवल भी तो होना चाहिए कि राजधानी का लेवल बनाओ। ऐसा थोड़ी किसी चीज की कमी है, कमी नहीं है। टैलेंट इतना भरा पड़ा है, मगर इंटेंशन कमी, क्योंकि जो करने वाला है उनके इंटेंशन बहुत पुअर है। चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, सबका एक सूत्री कार्यक्रम है। 90% पैसे अंदर करो। हाँ। आप किसी भी सिटी में चले जाओ, किसी भी कंपनी में चले जाओ, किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, ठीक है। बिहार के लोग सारी टॉप टॉप पोजीशन पे होंगे। यदि यार वो यहाँ वहां पर काम करके पैसे उड़ा रहे हैं, तो वो अपने स्टेट में भी तो उड़ा सकते हैं। मगर ये है कि भाई इतने मुश्किल से इन्होंने मान लो पैसे कमाए। आप डॉक्टर बने, डॉक्टर बनने में मेहनत तो कर ही रहे हो। अब तुमने पैसे कमाए और यहाँ कोई तमंचा लगा कह रहा है पैसे दे दो नहीं तो मार देंगे। तो वो कहेगा यार यहाँ आके करेंगे क्या, आराम से चलो वहीं पे मकान लेते हैं, वहीं पे सब करते हैं, वहीं पे उड़ाते हैं पैसे। अब भाई कमाए इसने तो उड़ाएगा भी यही ना। हाँ, हफ्ता महीना जो भी चलता हो। हाँ। हाँ ये भी होगा। वैसे इसका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ बहाने हैं। विकास करने में कास्ट का क्या रोल। भाई रोड तो सबके लिए बनेगी ना, मगर वो उनको पता है कि मैं जीत जाऊंगा। हाँ वही वही कह, तो ये सरकार का ही काम है कि रंगदारी रोकना, सब रोकना। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ कि छोटा खाने की सोच है ना। भाई कोई इंडस्ट्री नहीं होगी, कितना खा लोगे। मान लो एक इंडस्ट्री है, उससे कितना लूट लोगे। इससे अच्छा है कि 10,000 इंडस्ट्री ले आओ और फिर आराम से लूटो ना।
क्या दिक्कत है? चलिए अच्छा पढ़ाते हैं। देखो बच्चों, आज हम लोग नया चैप्टर चालू कर रहे हैं, लिक्विड सोल्यूशन। तो लिक्विड सोल्यूशन में क्या करना है, कैसे करना है, इसके बारे में बताते हैं। लिक्विड सोल्यूशन में एक टर्म है कंसंट्रेशन, ठीक है। फिर है हमारा वेपर प्रेशर, जिसमें आप पढ़ते हो राउट्स लॉ। और फिर है हमारा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। तो अब एक एक करके हम लोग इन चीजों को पढ़ते हैं, ठीक है। फिर बात कर लेंगे, नहीं तो टाइम ही खत्म हो जाएगा। वैसे ही मैं 15 मिनट लेट हूं। देखो, लिक्विड सोल्यूशन में कंसंट्रेशन टर्म आपको अभी मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाया है। लिक्विड सोल्यूशन जस्ट आगे पढ़ाने का रीजन बता देता हूं। जैसे आप देखते हो ऑर्डर चलता है मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ऐसे है ना। मैंने ऑर्डर अलग सेट कर रखा है। मोल कॉन्सेप्ट के बाद लिक्विड सोल्यूशन। उसका रीजन ये है कि कंसंट्रेशन टर्म आप इसके जस्ट पहले मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ लेते हो। अब यदि मैं 4 चैप्टर बाद इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा तो तुम कहोगे कंसंट्रेशन टर्म फिर से बताओ, आधी से ज्यादा जनता भूल जाएगी। तो एक तो आराम ये होता है कि यार कंसंट्रेशन टर्म बच्चे ने जस्ट पहले पढ़ा है और इसमें सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन टर्म यूज हो रहा है, तो बच्चे के दिमाग में पहले से कंसंट्रेशन टर्म है, तो उसको यूज करना आसान हो रहा है। पहला पॉइंट तो ये है, इस वजह से जस्ट इसके बाद ये चैप्टर डाला जाता है। दूसरी बात, इस चैप्टर में ऐसी बहुत ज्यादा थर्मोडायनेमिक्स या किसी तरह का यूज नहीं है, जिसकी वजह से इस चैप्टर को आराम से मोल के बाद पढ़ा सकते हो, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स का यूज नहीं है। तो थर्मोडायनेमिक्स बच्चों को आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें यूज ही नहीं है। एटॉमिक स्ट्रक्चर आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें यूज ही नहीं है। मतलब किसी चैप्टर से लिंक नहीं है। जितना भी लिंक इसका है बस मोल कॉन्सेप्ट से है, बस मोल कॉन्सेप्ट से है, और किसी चैप्टर से कोई लिंक नहीं है। इस वजह से इस चैप्टर को आप आराम से ऊपर सेकंड नंबर पे पढ़ा सकते हो। अब जरा देखो यार, इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस बता देता हूं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए किस चैप्टर में क्या दम है जो पेपर में लाएगा नंबर। देखो, इस चैप्टर का डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। आप यदि ध्यान से देखो तो हमेशा इसका क्वेश्चन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से आता है, सिंपल सा फार्मूला बेस्ड, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। थोड़ा बहुत घूमेगा तो घूमेगा, नहीं तो फार्मूला ही बेस्ड मान के चलो, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। और क्वेश्चन कितने आते हैं आप ये मान के चलो, एक तो मिनिमम पक्का ही होता है, और एक से दो क्वेश्चन आते हैं, एक से दो क्वेश्चन आते हैं। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री 40% के आसपास पेपर में आती है, आपके पास 50 क्वेश्चन आते हैं। 50 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन 2024 में, 19 क्वेश्चन 2023 में फिजिकल केमिस्ट्री से है। तो 50 का 20 कितना होता है, 40%। मतलब 40% पेपर फिजिकल केमिस्ट्री का होगा। जैसा ट्रेंड है उसके हिसाब से बता देता हूं। अब 40% में से दो क्वेश्चन इस चैप्टर से अब पक्के हैं। पहले एक से दो होता था, अब 3 चैप्टर कट गए। सॉलिड स्टेट कट गया, सरफेस केमिस्ट्री कट गया, गैसियस कट गया, मगर क्वेश्चन तो उतने ही आ रहे हैं। तो इसका मतलब बाकी चैप्टरों के क्वेश्चन के नंबर बढ़ जाएंगे। तो अब ये आप मान के चलो कि 2 क्वेश्चन पक्के हैं, मतलब 8 नंबर का पेपर आपको मिलेगा, इससे 8 नंबर का पेपर मिलेगा। और ये थोड़ा सा भी सीरियस हुए तो मान के चलो तुम करके भी आओगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा घूमेगा नहीं, ज्यादा घूमेगा नहीं, और घूमेगा तो भी कर लोगे, मगर फिर भी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है कि क्वेश्चन ज्यादा घूमे। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का फिक्स है, आप पेपर उठा लो, 10 साल का पेपर उठा लो, जो भी क्वेश्चन आया है वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का होगा। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का होगा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का होगा, या ऑस्मोटिक प्रेशर का होगा। इन्हीं 3 हेडिंग में से किसी एक का होगा, और ये सब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर आ जाते हैं। तो आप ये मान के चलो कि ये चैप्टर एक ऐसा है जिसमें हम नंबर आसानी से बना सकते हैं। इतना ज्यादा टफ काम नहीं होगा नंबर बनाना, और पेपर में 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। क्यों? आपके 20 क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, मतलब आपको 40% केमिस्ट्री का पेपर यहीं से मिलेगा, फिजिकल केमिस्ट्री से मिलेगा। बाकी 60% में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आएगी। मतलब 100 नंबर में 40 नंबर तो यहीं से फिक्स है, क्योंकि 2024 में 20 क्वेश्चन है, 2023 में, ठीक है, 23 क्वेश्चन है, सॉरी 19 क्वेश्चन है। तो 20 क्वेश्चन के आसपास पेपर में आपको मिलेंगे। तो दो क्वेश्चन इस चैप्टर से मिलेंगे।
अब इस चैप्टर की पहली हेडिंग हमारी क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। कंसंट्रेशन टर्म के क्वेश्चन मैंने एमपीएस और आरपीएस में डाल रखे हैं। स्टार्ट करूंगा वेपर प्रेशर से, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट अभी 3 क्लास पहले ही खत्म किया, 3 या 2 क्लास पहले, ठीक है। स्टैक्योमेट्री के पहले मोल ही तो पढ़ाया है, मतलब कंसंट्रेशन टर्म ही तो पढ़ाए, तो अभी खत्म किया है। तो मगर मैंने डीपीपी में क्वेश्चन डाल दिए हैं, जैसे क्या है कि और प्रैक्टिस हो जाए। तो जो भी लिक्विड सोल्यूशन का एमपीएस है और आरपीएस है, उसमें कंसंट्रेशन के भी क्वेश्चन पढ़े, तो वो मैं जैसे ही थोड़ा चैप्टर आगे बढ़ेगा तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। अच्छा, अब आ जाते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड क्या होता है। जरा गौर से इसको देखो कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड क्या है। बहुत छोटी सी चीज है यार, साइंस में बड़ा कुछ नहीं होता है, बस साइंस में छोटी चीज को समझना टफ होता है बस। हाँ, ओलियम भी बता दूंगा, है ना, ओलियम भी बता दूंगा। देखो, ये एक कंटेनर है, ठीक है, ये एक कंटेनर है। कंटेनर वेपर प्रेशर की ये डिफिनीशन चल रही है, तो ये बात एक कंपलसरी है कि क्लोज कंटेनर होगा। क्यों क्लोज कंटेनर होगा? यदि कंटेनर क्लोज नहीं है तो आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है, केमिस्ट्री में भी पढ़ा है कि प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। हर ओपन वेसल पर कितना प्रेशर लगता है? 1 एटमॉस्फेयर, है ना, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल दो। तो हमारा कंटेनर क्या है? क्लोज। अब मैंने क्या किया, क्लोज कंटेनर में एक प्योर लिक्विड डाल दिया है, क्लोज कंटेनर में एक प्योर लिक्विड डाल दिया है। देखना, देखते ही हेडिंग खत्म, ज्यादा कुछ करना ही नहीं अपने को। ये हमारा प्योर लिक्विड है, मतलब सिर्फ लिक्विड है, इसमें सॉल्यूट नहीं है, प्योर लिक्विड है। अब प्योर लिक्विड क्या होगा? जब इसको हीट करोगे तो देखो क्या क्या होगा, गौर समझिए। आपने प्योर लिक्विड को डाला, सपोज करो वाटर मान ले, तो वाटर मान ले यदि, तो क्या होगा? ये वेपराइज होगा ऐसे, तो इसको क्या कहते हैं? एवोपरेशन। और बनाएगा क्या? वाटर वेपर, है ना। वाटर वेपर का बिहेवियर कैसा होगा? गैस के जैसा। तो ये देखो, ये एवोपरेशन हो रहा है और ये हमारी वाटर वेपर बन रही है, ऐसे एवोपरेशन चल रहा है, वाटर वेपर बन रही है, वाटर वेपर बन रही है, एक डायरेक्शन में प्रोसेस चल रहा है। अब कुछ समय बाद क्या होगा? जब वाटर वेपर ज्यादा हो जाएगी तो वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगी। क्या होगा? वाटर वेपर ज्यादा हो जाएगी तो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि वेसल क्लोज है। यदि ओपन होता तो वेपर बनती जाती, उड़ती जाती, है ना। जैसे आप एक पतीले में पानी रख दो और उसको ऑन कर दो गैस को, सारा पानी उड़ जाएगा, सारा पानी उड़ जाएगा। मगर यदि आप चेक करो तो कुकर में पानी उड़ता नहीं है। जब बहुत ज्यादा वेपर बन जाती है तो वो सीटी ऊपर उठाता है, जिसकी वजह से पानी उड़ता है, मगर फिर भी बहुत सारा पानी स्टोर रहता है। उतने ही टेम्परेचर में, उतने ही मिनट के यदि पतीले में पानी कर दो तो बहुत ज्यादा अमाउंट में उड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां वेसल ओपन है, तो इक्विलिब्रियम डेवलप नहीं हो पाएगा, तो जिसकी वजह से वो अपने वॉल्यूम को एक्सपेंड करता चला जाएगा। क्यों? पूरी दुनिया पड़ी, कहीं भी जाओ यार, क्या दिक्कत है, तो भागता चला जाएगा इधर उधर इधर उधर, तो पूरा का पूरा पानी उड़ जाता है। मगर हमने कंटेनर कर रखा है क्लोज, तो भाग तो सकता नहीं है इधर उधर। तो कुछ समय बाद क्या होगा? वेपर कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जब वेपर कंडेंस होना स्टार्ट हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। तो ये प्रोसेस हो गया कंडेंसेशन। अब क्या होगा? कुछ समय बाद दोनों में इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगी। इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होने का मतलब, एक सेकंड में जितने मॉलिक्यूल लिक्विड से वेपर में जाएंगे, उसी एक सेकंड में उतने मॉलिक्यूल वेपर से लिक्विड में आएंगे। मतलब कुछ ऐसा है, एक सेकंड में मेरे पास 10 रुपए आए, उसी एक सेकंड में मैंने किसी को 10 रुपए दे दिए, तो जितना आया उतना चला गया। रिजल्टेंट मेरे पास क्या है? 0। प्रोसेस हो रहा है, हाँ हो रहा है, पैसे आ तो रहे हैं, पैसे जा भी रहे हैं, तो प्रोसेस हो रहा है, मगर चेंज नहीं आ पा रहा है। क्यों? एक सेकंड में 10 मॉलिक्यूल 10 मॉलिक्यूल लिक्विड के वेपर में कन्वर्ट होते हैं, तो उसी एक सेकंड में 10 मॉलिक्यूल वेपर के लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं।
इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होना, इसी को कहा जाता है सैचुरेशन स्टेट। इसको आप या तो ये बोल सकते हो कि इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गई एट इक्विलिब्रियम, आप ये बोल सकते हो, या ये बोल सकते हो कि सैचुरेशन आ गया, सैचुरेशन आ गया मतलब सैचुरेटेड स्टेट आ गई, है ना। तो हम लोग साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया। अब जरा देखो यार, इस प्रोसेस को बताओ, ये प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक? लिक्विड से वेपर में जा रहे हो तो कैसा होगा? एंडोथर्मिक होगा। तो प्रोसेस हमारा एंडोथर्मिक है। अब हम लोग धीरे से डिफिनीशन पे आते हैं, ठीक है। तो देखो हेडिंग पढ़ी है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। तो प्योर लिक्विड ने जो वेपर बनाई, देखो लिक्विड ने जो वेपर बनाई, अब वेपर क्या करेगा? कोलिजन करेगा, और कोलिजन होगी तो प्रेशर डेवलप हो जाएगा। तो बस वेपर, लिक्विड की वेपर जो प्रेशर एक्सर्ट कराती है, लिक्विड की वेपर जो प्रेशर एक्सर्ट कराती है, कहां पे? कंटेनर पर, उसी को वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कहते हैं। लिक्विड की वेपर जो प्रेशर एक्सर्ट कराती है उसी को वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कहते हैं, उसी को वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कहते हैं। अब सैचुरेशन है तो थोड़ा सा सजा देते हैं डिफिनीशन को। तो सजाने में क्या करोगे? आप लिखोगे अच्छे से, नहीं तो सिंपल सी लैंग्वेज क्या है, जब इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाए तो वेपर जो प्रेशर एक्सर्ट करा रही है उसी को वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कह रहे हैं। जब इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाए तो वेपर जो प्रेशर एक्सर्ट करा रही है उसी को वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है ना? लिक्विड ने जो वेपर बनाई, उस वेपर ने जो प्रेशर एक्सर्ट किया, जो प्रेशर अप्लाई कराया, जो प्रेशर लगा, उसी को वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कहते हैं। अब जरा देखो, जब वेपर बनेगी तभी तो प्रेशर आएगा, यदि वेपर ही नहीं है तो प्रेशर कैसा? इसका मतलब ये फिनोमिना वोलेटाइल लिक्विड पर अप्लीकेबल है। वोलेटाइल लिक्विड का मतलब होता है ऐसा लिक्विड जो वेपर बनाता हो, ठीक है। क्या? लिक्विड, ठीक है, जो क्या करता हो? वेपर फॉर्म करता हो, फॉर्म वेपर, ऐसा लिक्विड जो वेपर फॉर्म करता हो। तो अब देखो डिफिनीशन साइंस के हिसाब से लिखी जाती है, तो थोड़ा सा उसको सजा देते हैं, ऐसे बोलते हैं टोटल प्रेशर ऑफ वेपर एक्सर्ट ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। ऐसा नहीं कि वो कोई सरफेस पे लग रहा होगा, पूरे कंटेनर में लग रहा होगा। गैस का मालिक्यूल किसी की बात मानता है क्या? वो तो रैंडम भागता है, तो वो सिर्फ क्या सरफेस पे कोलिजन करेगा, वॉल पे करेगा ही नहीं, सब पे कर रहा होगा। तो वो तो डिफिनीशन को उन्होंने सजाने के लिए लिख दिया है, मानो तो लिखो, मानो ना लिखो। मानो तो आप सीधा सीधा ये छापो, देखो टोटल वेपर प्रेशर एक्सर्ट, टोटल प्रेशर exert by vapor on the surface of liquid at इक्विलिब्रियम कह सकते हो कि जब उनमें इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाए तब इक्विलिब्रियम कह सकते हो, या सैचुरेटेड स्टेट कह सकते हो, सैचुरेटेड स्टेट। टोटल प्रेशर एक्सर्ट बाय द वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम इज नोन एज सैचुरेटेड वेपर प्रेशर भी बोला जाता है, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर, या फिर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बोला जाता है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बोला जाता है। तो वेपर प्रेशर की डिफिनीशन क्या है? लिक्विड के वेपर ने जो प्रेशर एक्सर्ट कराया, लिक्विड के वेपर ने जो प्रेशर एक्सर्ट कराया, वो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड है। वो क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड है, ठीक है। अब इतनी बातें हमारी हो, उसके लिए कंडीशन क्या है? कंटेनर क्लोज हो और लिक्विड वेलेटाइल हो। यदि लिक्विड वेलेटाइल ही नहीं होगा तो वेपर बनेगी नहीं, वेपर नहीं बनी तो प्रेशर किसका? क्योंकि जो वेपर बन नहीं है उसी का प्रेशर है।
यहां तक बात ठीक है, डिफिनीशन समझ गया। लिक्विड का वेपर जो प्रेशर एक्सर्ट कराएगा उसी को वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कहेंगे। अच्छा यार, अब कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, गौर समझिए। ये एक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज है, तो हम इसका निकालना चाहते हैं केपी, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यदि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, अगले पेज पे ले चले, कोई नहीं छाप डालो। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालना चाहते हैं कि यार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम आया है। यदि कोई भी इक्विलिब्रियम बना है, चाहे वो फिजिकल इक्विलिब्रियम हो चाहे केमिकल, जैसे ये फिजिकल इक्विलिब्रियम है, सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है ना, लिक्विड और उसकी वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम है, कोई केमिकल रिएक्शन तो हो नहीं रही है, पहले भी वाटर था अभी भी वाटर है। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम हो या केमिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा, तो हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल देते हैं। तो पहली बात आई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकाला जाता है, तो क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो मैं अगले पेज पे लिख लूं, छप गया है सबका। अब जरा देखो, तो आप लोगों ने कहा कि सर ये इक्विलिब्रियम आई है, ये इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज है, ये इक्विलिब्रियम। अब मैंने इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखो, वेपर का मतलब गैस, अब गैस का हम मोल पर लीटर तो लिखेंगे नहीं, गैस का पार्शियल प्रेशर लिखेंगे, और हमें वैसे भी प्रेशर की जरूरत है। तो मैंने कहा पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय, ये प्योर लिक्विड का है। इक्विलिब्रियम इक्वेशन में प्योर लिक्विड और सॉलिड के कंसंट्रेशन कांस्टेंट होते हैं, नहीं लिखे जाते हैं। प्योर लिक्विड और सॉलिड के कंसंट्रेशन कांस्टेंट होते हैं, नहीं लिखे जाते हैं। तो अब ये प्योर लिक्विड है, तो इसका पार्शियल प्रेशर या इसकी मोलरिटी कुछ नहीं लिखी जाएगी। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या आई, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर। इसका मतलब वाटर के पार्शियल प्रेशर की वैल्यू आ रही है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर। पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर की वैल्यू आ रही है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर। तो ये क्या है, ये है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, या उस लिक्विड का नाम क्या है, वाटर, तो ये वेपर प्रेशर ऑफ वाटर हो गया। और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। ये बात समझ में आई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट गैस है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट लिक्विड है। तो प्योर लिक्विड प्योर सॉलिड के कंसंट्रेशन या प्रेशर कांस्टेंट होते हैं, इसलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे नहीं लिखे जाते। तो यार आपने उसको लिखा नहीं, तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड की वैल्यू कितनी आ गई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर। क्लियर है। अच्छा, अब गौर से समझिए, अब हम लोगों का काम चालू होता है, अगले पेज पे ले चलता हूं, क्योंकि यहां से अब धीरे से हम लोग कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। देखो बच्चों, तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आया कि वेपर प्रेशर कहां कहां यूज होगा। तो हमने कहा यार देखो, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होता है ये आपको पता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इससे, पीवीपी से। अब जरा देखिए पहला पॉइंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर आ रही है। यदि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या किसी रिएक्शन का चेंज होता है, नहीं, तभी तो नाम ही कांस्टेंट है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू किसी पे डिपेंड नहीं करती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू किसी पे डिपेंड नहीं करती है एक्सेप्ट टेम्परेचर। आप कुछ भी करो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, आप जो मने कर लो, बस टेम्परेचर नहीं चेंज कर रहे हो तो कुछ भी कर लो, उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो जब ये वैल्यू नहीं चेंज होगी तो ये वैल्यू भी नहीं चेंज होगी, है कि नहीं। तो इसका मतलब समझ रहे हो, किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर कांस्टेंट होता है, वो चेंज ही नहीं होगा, किसी पर डिपेंड नहीं करेगा, कुछ भी करते रहो। किसी प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर, ध्यान रखना प्योर लिक्विड का निकाल के लाए हैं, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर कांस्टेंट होता है, किसी पे डिपेंड नहीं करता है। और ये बात मैं क्यों कह पा रहा हूं, इस इक्वेशन की वजह से कह पा रहा हूं। तो पहला, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट देखो,
वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। आप कुछ भी चेंज करो, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड कभी नहीं चेंज होगा। अमाउंट चेंज करोगे तो भी नहीं चेंज होगा, ठीक है। कंटेनर का वॉल्यूम चेंज करोगे तो भी नहीं चेंज होगा, कंटेनर का शेप चेंज करोगे तो भी नहीं चेंज होगा, ठीक है। कुछ भी करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, जब तक उसका टेम्परेचर चेंज नहीं करोगे तब तक क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड चेंज नहीं होगा। आप वॉल्यूम चेंज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी करो, इसलिए मैंने ओनली लगा दिया है। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ध्यान रखो कभी नहीं चेंज होगा। क्वेश्चन में कुछ भी चलता रहे, हमें कोई मतलब नहीं है। टेम्परेचर चेंज हो रहा है नहीं, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड कांस्टेंट होगा। सोल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड के बारे में बोल रहा हूं। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होती है, इसलिए उसकी वैल्यू सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और किसी पे डिपेंड नहीं करती। आप कुछ भी करते रहो, आप कुछ भी करते रहो, उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल पहले तो क्वेश्चन ये वाला करो, क्वेश्चन भी कराता जाऊंगा जो जो पढ़ाता जा रहा हूं। क्वेश्चन पढ़िए और करिए। क्वेश्चन क्या है देखिए, ऑप्शन गलत नहीं है, मन की आंखों से देखो, देखो सही हो गया। देखिए, वाटर लिक्विड और वाटर वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज है। एक्चुअल में मुझे टाइप करना पड़ता है ना, तो ये एरो बन नहीं पाते हैं, हम लोगों को इतना टैलेंट नहीं है, है ना। और जो टाइपिंग करने वाले होते हैं उनको नॉलेज होता है, हम लोगों को कम होता है, तो हम लोगों का डबल एरो बन ही नहीं पाता है। तो देखो, वाटर लिक्विड और वाटर वेपर में इक्विलिब्रियम है, जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इतना है। अब मैं कह रहा हूं कि यार वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बताओ इक्विलिब्रियम पे, तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड की वैल्यू क्या होती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये वाला सही है, ये +2 है, ये -2 है। पहला क्वेश्चन तो तुमसे यही पूछ सकता है, डिफिनीशन क्लियर है और न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना आता है तो तुरंत हो जाएगा, नहीं तो होगा कि निकाले कैसे। अच्छा, अब तुमने जिद की तो मैंने दूसरा पूछ लिया, एक बार मुझे देखने दो, ये क्वेश्चन वही है ना। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर 290 केल्विन इज क्लोज कंटेनर इज इतना। इफ हाँ, आप करो। देखो, वेपर प्रेशर किसी लिक्विड का 290 केल्विन पर दिया है। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 290 केल्विन in a closed container is 750 torr. If the volume of container is tripled, when its vapor pressure at 298 Kelvin will be. तो क्या टेम्परेचर चेंज हुआ? नहीं। तो दुनिया में कुछ भी चेंज करो, हमें लेना देना ही नहीं है, हमें लेना देना ही नहीं है। टेम्परेचर नहीं चेंज तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड की वैल्यू भी नहीं चेंज होगी। आप वॉल्यूम के साथ कुछ करो, प्रेशर के साथ कुछ करो, अमाउंट के साथ कुछ करो, कुछ भी करो यार, हमें मतलब ही नहीं है। क्या टेम्परेचर चेंज हुआ? नहीं। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड कांस्टेंट। इसका मतलब पहले कितना था? 750 टॉर, तो अभी कितना है? 750 टॉर। हर पॉइंट पे क्वेश्चन इसलिए बनाता चल रहा हूं जैसे क्वेश्चन आएगा पेपर में तो आप कर पाओ। पता चला आपने कभी इन पॉइंटों पे क्वेश्चन नहीं किए तो अचानक आएगा तो हिट नहीं करेगा तुम्हारे दिमाग में, और क्योंकि बुकों में भी नहीं बने इन छोटे छोटे पॉइंटों पे क्वेश्चन, वो तो फार्मूले पे क्वेश्चन बना रखे हैं। अच्छा, अब हम वापस आते हैं, पॉइंट जो पढ़ा है उन पे क्वेश्चन करा दिया, एक इस पर करा दिया, एक इस पर करा दिया। अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं। हमें यह पता चल गया कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड कभी चेंज नहीं होगा, चाहे कुछ भी करो। यहां तक की बात क्लियर है सबको? अच्छा, यदि हम लिक्विड ही चेंज करें तो चेंज होगा ना। हम लिक्विड ही चेंज कर रहे हैं, मतलब हम वाटर का कंपेयर अल्कोहल से कर रहे हैं, है ना, अल्कोहल का कंपेयर बेंजीन से कर रहे हैं, ऐसा। तो जब लिक्विड चेंज करते हैं तो किस पर डिपेंड करता है? तो गौर समझो, आप जब वेपराइजेशन करते हो तो वेपराइजेशन का प्रोसेस है क्या? वेपराइजेशन का प्रोसेस है लिक्विड से वेपर जाना, है कि नहीं? तो जब आप लिक्विड से वेपर जाओगे तो कैसे जाओगे? लिक्विड के मॉलिक्यूल में हम लोग कहते हैं कि अट्रैक्शन होता है। लिक्विड के मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से बॉन्डेड होते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में कुछ इस तरह से फोर्सेस होते हैं। वो वंडरवाल फोर्सेस भी हो सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है,
ठीक है, किसी भी तरह का फोर्स हो सकता है मगर होता है, ये तो बात कंफर्म है कि यार लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में एक फोर्स होता है, ये हमारा लिक्विड का मॉलिक्यूल है, ये लिक्विड का, ये लिक्विड का। अब ये वेपर में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड की सिचुएशन ऐसी होती है। अब जब ये वेपर में जाएगा तो मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से हो जाएगा, ऐसे। अब इनके बीच में किसी भी तरह का अट्रैक्शन नहीं है, ये इनकी वेपर है कि नहीं? बात सही है। अब देखो जितनी ज्यादा वेपर बनेगी उतना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा, मगर वेपर ज्यादा बनेगी या कम बनेगी ये कौन बताएगा? फोर्स। क्योंकि हमें ये फोर्स ब्रेक करना पड़ेगा, जब ये फोर्स ब्रेक होगा तब मॉलिक्यूल ऐसा होगा। और इनके बीच में किसी भी तरह का अट्रैक्शन फोर्स देखो मैंने नहीं लगा रखा है, यहां पर है। तो जितना ज्यादा फोर्स होगा उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और जितना ज्यादा फोर्स होगा उतनी कम वेपर बनेगी। भाई फोर्स कम है तो आसानी से वेपर बन जाएगी, अब फोर्स ज्यादा है तो ब्रेक ही नहीं होगा, वेपर बनाने में टाइम लेगा, है कि नहीं? तो इसका मतलब यदि फोर्स ज्यादा है तो वेपर कम, और वेपर कम तो वेपर का प्रेशर कम। फोर्स ज्यादा होगा तो वेपर कम बनेगी, क्यों? जब तक फोर्स ब्रेक नहीं होगा तब तक मॉलिक्यूल स्किप करके वेपर फॉर्म में जाएगा नहीं, और जब तक वेपर बनेगी नहीं तब तक प्रेशर आएगा नहीं। तो जितना ज्यादा फोर्स होगा उतनी कम वेपर होगी। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो वेपर प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। अब फोर्स किसके बीच में? फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के बीच में जो भी फोर्स होगा उसके। फोर्स ज्यादा है तो वेपर कम बनेगी, और वेपर कम बनेगी तो वेपर का प्रेशर कम आएगा। और फोर्स बहुत कम है तो वेपर बहुत ज्यादा बनेगी, क्यों? क्योंकि आसानी से थोड़ा सा टेम्परेचर मिला नहीं कि बॉन्ड ब्रेक हुआ नहीं ऊपर आ गया, थोड़ा सा टेम्परेचर मिला नहीं कि अट्रैक्शन फोर्स ब्रेक हुआ नहीं ऊपर आ गया, और जैसे ही ऊपर आ गया तो वेपर में कन्वर्ट हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया तो वेपर प्रेशर आ जाएगा, जैसे ही वेपर बन गई वेपर प्रेशर आ गया। तो जो फोर्स है वेपर प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन एटम के या मॉलिक्यूल के। अब प्रॉब्लम यह है कि सर आपने ये बात बताई हमें समझ में आ रही है, मगर हमको कैसे पता चलेगा कौन सा फोर्स ज्यादा कौन सा फोर्स कम? तो जरा देखो, अब कहानी को ऊपर ले चलते हैं, सीएसडी पे ले चलते हैं। वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल, बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल। अब जरा देखो यार फोर्स का ऑर्डर क्या है, अब ये भी बता देता हूं। भाई फोर्स ही ना पहचान पाए किसका कम है किसका ज्यादा तो निकालेंगे कैसे? तो देखो ऑर्डर ऑफ फोर्स, ऑर्डर ऑफ फोर्स, फोर्स का ऑर्डर क्या होता है? सबसे ज्यादा फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, जब आयन आयन के बीच में फोर्स लगे। मतलब किसी सॉल्ट को पानी में डाला तो एक कैटायन आया एनायन आया, तो ये कैटायन आया एनायन आया, तो एक पे प्लस आया एक पे माइनस आया, तो कूलम्बिक फोर्स डेवलप हो गया F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स सबसे स्ट्रांग फोर्स होता है, और ये तभी आएगा जब वो आयोनाइज होगा। और यहां कहीं पर भी आयोनाइजेशन का काम नहीं हो रहा, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल ऊपर उठ के जा रहा है। ऐसा होता है H अलग ऊपर उठ के जाता है, OH अलग ऊपर उठ के जाता है, वाटर का पूरा वाटर जाता है, तो आयोनाइजेशन तो कहीं हो ही नहीं रहा है ना? तो सबसे स्ट्रांग फोर्स ये, देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर इसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है? फिर इसके बाद डाइपोल डाइपोल फोर्स, डाइपोल 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 मतलब पोलर, यदि कोई पोलर मॉलिक्यूल होगा तो उसके पास डाइपोल होगा, क्योंकि पोलर की डिफिनीशन यही होती है। आप लोगों ने उसमें पढ़ लिया होगा वो कौन सा चैप्टर है यार, केमिकल बॉन्डिंग, डाइपोल मूवमेंट हेडिंग है ना? तो देखो, तो डाइपोल डाइपोल होगा, इसके बाद होगा
नॉन पोलर नॉन पोलर, बस इतना हमें याद रखना है। भाई हमारा मॉलिक्यूल क्या है, प्योर लिक्विड में काउंट कर रहे हो ना, तो दोनों मॉलिक्यूल सेम ही तो होंगे। प्योर लिक्विड में काउंट कर रहे हो, दोनों सेम होंगे, तो या तो मॉलिक्यूल पोलर होगा या मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा, या उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। बस इन्हीं तीन में से कोई होगा, वो वाला भी नहीं होगा। वो तो मैंने ऑर्डर एक साथ बता दिया है, जैसे आगे फ्यूचर में काम आएगा तो बार बार लिखना नहीं पड़ेगा मुझे, और तुम्हें भी एक ही बार में सारा याद हो जाएगा। तो बात समझ पा रहे हो? मॉलिक्यूल पोलर है तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, मॉलिक्यूल नॉन पोलर है तो नॉन पोलर इंटरेक्शन है, और मॉलिक्यूल पानी में आयोनाइज हो रहा है तो फिर आयन आयन इंटरेक्शन है। क्लियर है इतनी बात? तो यदि फोर्स ज्यादा है तो वेपर प्रेशर कम। क्यों? क्योंकि वेपर बनानी है, तो फोर्स ज्यादा होगा तो वेपर कम बनेगी, वेपर कम बनेगी तो वेपर प्रेशर कम आएगा। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आता है? फोर्थ नंबर पॉइंट पे, फोर्थ नंबर पॉइंट पे क्वेश्चन कैसे आता है देखना। फोर्थ नंबर पॉइंट का क्वेश्चन है, नहीं ये टेम्परेचर का है, ये है फोर्थ नंबर पॉइंट का क्वेश्चन। देखो, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड मेथेन, लिक्विड SO2 एट T केल्विन टेम्परेचर इज P1 एंड P2। वो कह रहा है यार मेथेन का वेपर प्रेशर जो है P1 है और SO2 का वेपर प्रेशर जो है वो P2 है रिस्पेक्टिवली। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब दे रहे देखो दो डिफरेंट लिक्विड है, तो दो डिफरेंट लिक्विड में वेपर प्रेशर का हमें कंपेयर करना है। तो वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल फोर्स। अब फोर्स किसमें ज्यादा है किसमें कम है, अब तुम्हारा थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर यूज होगा। अब इसमें से डाइपोल किसके पास है? ये नॉन पोलर है, डाइपोल 0 है ना, और ये पोलर है, इसके पास डाइपोल है। यदि किसी के पास एक लोन पेयर है तो उसके पास हमेशा डाइपोल होगा, क्योंकि लोन पेयर वेक्टर को 100% कैंसिल आउट तो लोन पेयर वेक्टर ही कर सकता है ना। थोड़ी सी फिजिक्स या मैथ लगा लो, केमिस्ट्री लगाओ ही नहीं। यदि एक लोन पेयर वेक्टर है तो उसको कैंसिल करने के लिए दूसरा लोन पेयर वेक्टर चाहिए, वो है नहीं, तो डाइपोल आएगा ही आएगा। यदि किसी के पास एक लोन पेयर है तो वो डाइपोल होगा ही होगा, उसका वो पोलर होगा ही होगा। उसी तरह यदि किसी के पास किसी मॉलिक्यूल में दो एटम है और लोन पेयर नहीं है तो उसका डाइपोल 0 आएगा ही आएगा, क्योंकि जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, मतलब इस तरह से डिजाइन किए गए कि उनका रिजल्टेंट वेक्टर 0 हो। आप किसी भी स्ट्रक्चर को उठा लो, लीनियर स्ट्रक्चर उठा लो, ट्रायंगुलर प्लेनर उठा लो, टेट्राहेड्रल उठा लो, सबका रिजल्टेंट वेक्टर 0 होता है। तो यदि किसी के पास लोन पेयर नहीं है और दो ही टाइप के एटम है तो डाइपोल 0 आना ही आना है। आप कभी भी चेक कर लो। आप कहते हो PCl5 का 0 है, मेथेन का 0 है, SO3 का 0 है, क्यों कहते हो? क्योंकि उनके पास लोन पेयर नहीं है, दो ही टाइप के एटम है, तो वो हमारा प्योर स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनाएंगे? ट्रायंगुलर प्लेनर बनाएंगे, टेट्राहेड्रल बनाएंगे, ठीक है, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल बनाएंगे, ऑक्टाहेड्रल बनाएंगे, और इन सबके रिजल्टेंट वेक्टर 0 होते हैं, तभी ये स्ट्रक्चर स्टेबल होते हैं। तो उसमें भी कभी मत देखो, सीधा 0 मारो आगे निकलो, खेल खत्म। क्यों? ये मैथ्स बता रहा है। तो जरा देखो, वैसे हम लोग इतनी बात पढ़ेंगे जितने अपने काम की है, ये बात आपको ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक जहां भी पढ़ी है उससे ध्यान रखनी होगी, ये हमारा काम नहीं है, ठीक है। तो देखो डाइपोल 0 है तो नॉन पोलर है, डाइपोल है तो पोलर है। अब इसमें फोर्स कम है क्योंकि ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर का फोर्स कम है, फोर्स कम तो वेपर प्रेशर ज्यादा। इसका मतलब P1 की वैल्यू बड़ी होगी P2 से। अब देखो P1, मन की आंखों की जरूरत पड़ रही है, तो ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि P1 लेस देन P2 है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसी सेट है। सही है? ये सही कैसे भैया, सब लोग समझ रहे हो ना? तो देखो मैंने क्वेश्चन भी करा दिया आपको, आपको कुछ नहीं करना है। यदि दो डिफरेंट लिक्विड में कंपेयर करने की बात कर रहा है, यदि दो डिफरेंट लिक्विड में कंपेयर करने की बात कर रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग लगाना है। जिसका फोर्स ज्यादा उसका वेपर प्रेशर कम। फोर्स का ऑर्डर मैंने बता दिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा,
आयन आयन सबसे ज्यादा, देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देन पोलर, और सबसे लास्ट में नॉन पोलर। क्लियर है? कर लोगे? तो देखो अब हम लोग थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं यहां पे। तो मैंने कहा वेपर प्रेशर क्या होता है किसी लिक्विड का? लिक्विड जो वेपर जनरेट करती है, वो वेपर जो प्रेशर लगाती है उसको वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कहते हैं। उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर। इसी वजह से वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और किसी पे डिपेंड नहीं करता है। इतनी बात बताई। इन पे हर पॉइंट पे एक एक क्वेश्चन भी करा दिया। फिर मैंने कहा दो अलग अलग लिक्विड में कंपेयर होगा तो कैसे पता चलेगा किसका वेपर प्रेशर ज्यादा किसका कम सेम टेम्परेचर पे? तो मैंने बताया फोर्स ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर कम होगा। क्यों? फोर्स ज्यादा होगा तो वेपर कम बनाएगा, वेपर कम बनाएगा तो वेपर का प्रेशर कम आएगा। फोर्स कैसे निकालोगे उसके बारे में भी बता दिया। यहां तक ठीक है? सब सही चल रहा है? पीछे सबसे पीछे ठीक है? अब बार बार आप कह रहे हो कि वेपर प्रेशर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वेपर प्रेशर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो कैसे करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वेपर प्रेशर में कैसे चेंज आएगा? तो अब हम लोग चेक करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। पॉइंट नंबर 5, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन वेपर प्रेशर। तो देखो जरा, ये भी तुम जानते हो, बस मुझे दिखाना है, विजुलाइज कराना है। पीछे आ जाओ। चल रहा है लिक्विड स्टेट, मैं रिएक्शन को एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है क्यों बताऊंगा भाई? क्यों बताऊंगा? जबरदस्ती दूसरे चैप्टर में क्यों घुसूंगा? इसका मतलब यूज है। जरा देखो, रिएक्शन क्या है? एंडोथर्मिक। टेम्परेचर बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर हमेशा इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाता है जिस डायरेक्शन का प्रोसेस एंडोथर्मिक हो। यदि कहीं इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज है और आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया है तो रिएक्शन उधर जाएगी जिधर रिएक्शन एंडोथर्मिक है। रिएक्शन किधर जाएगी? जिधर रिएक्शन एंडोथर्मिक है। टेम्परेचर बढ़ाने पर हमेशा इक्विलिब्रियम एंडोथर्मिक की साइड में शिफ्ट होता है। इस पर डिटेल एनालिसिस केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में चलेगी, मगर अभी के लिए इतना। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन किधर जाएगी? जिधर एंडोथर्मिक हो, प्रोसेस एंडोथर्मिक है। तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, इधर आया। जब प्रोसेस फॉरवर्ड में आएगा तो वेपर और बनेगी, और जितनी ज्यादा वेपर बनेगी उतना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हुआ? इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ। इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ तो वेपर और बन गई। ठीक है कि नहीं? और वेपर ज्यादा बन गई तो, वेपर ज्यादा बन गई तो वेपर का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब वेपर प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। टेम्परेचर बढ़ाओगे ज्यादा वेपर बनेगी, वेपर ज्यादा बनेगी तो वेपर का प्रेशर ज्यादा आएगा, है कि नहीं? तो ये बात यदि मैं छाप दूं तो किसी बच्चे को बुरी तो नहीं लगेगी। देखो, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। रीजन क्या है? रीजन भी मैं लिख देता हूं। देखो रीजन क्या है? रीजन क्या है? इक्विलिब्रियम शिफ्टेड फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ, देखो इस बच्चे का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो ये जनरल टेंड है, बिल्कुल बेसिक जनरल टेंड। ठीक है, आप लोगों ने दो तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी है, इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर, है ना? और दोनों का ही इफेक्ट होता है वेपर प्रेशर में। एसिडिक स्ट्रेंथ में होता है तो वेपर प्रेशर में भी होगा, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? आयोनाइजेशन ही तो है ना? तो दोनों का इफेक्ट होता है। मगर हम लोगों का एक जर्नल टेंड चल रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को जो वेपर प्रेशर की बात करनी है वो बेसिक बात करनी है। हम लोगों को उसके अंदर इसलिए नहीं जाना है क्योंकि उस तरह का क्वेश्चन हमारे पास नहीं आएगा फिजिकल केमिस्ट्री में। नहीं तो फिर मुझे पूरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पढ़ानी पड़ेगी कि कब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी कि नहीं। भाई इंट्रा और इंटर तभी समझ पाओगे जब पहले ये पता हो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है ना? तभी तो आगे बात बढ़ पाएगी।
तो ज्यादा इफेक्टिव इंटर होगी, कम इफेक्टिव इंट्रा होगी, है ना। तो ये है। तो मगर अपने को इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब केमिस्ट्री में फिजिकल में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। वो ऑर्गेनिक में एसिडिक स्ट्रेंथ में आता है कि हाँ भाई आर्थो पे लगा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या इफेक्ट आ रहा है, और मेटा और पैरा पे लगा है तो क्या आ रहा है। ऐसे तो यहां पर भी दिक्कत है और यहां पर भी दिक्कत है, क्योंकि डाइपोल भी अलग तरह का होगा ना। हाँ हाँ हाँ, तो वही तो कह रहा हूं कि एक में कम इंपैक्ट आएगा, एक में ज्यादा इंपैक्ट आएगा। जैसे इंटर है तो इंटर क्या होती है, बिटवीन द मॉलिक्यूल। इंट्रा क्या होती है, विद इन द मॉलिक्यूल। तो विद इन द मॉलिक्यूल में आपको हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पूरा मॉलिक्यूल ऊपर ले जा रहे हो। भाई यदि विद इन द हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, तो हमें क्या टेंशन है, हमें तो मॉलिक्यूल को ऊपर ले जाना, कोई एटम को तो ले नहीं जाना है। तो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक हो ना हो हमें कोई मतलब नहीं है। क्यों, आपका पूरा मॉलिक्यूल ऊपर जाएगा। कोई ऐसा तो नहीं होगा बेंजीन रिंग अलग ऊपर जाएगी, OH अलग ऊपर जाएगा और एल्डिहाइड अलग ऊपर जा रहा होगा, ऐसा तो होगा नहीं। पूरा मॉलिक्यूल जा रहा है, तो उसके बीच की हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो रही है नहीं हो रही है हमें मतलब नहीं है। मगर इस मॉलिक्यूल के बीच और इस मॉलिक्यूल के बीच का जो इंटरेक्शन है वो जरूर ब्रेक हो रहा हो, क्योंकि अकेला मॉलिक्यूल ऊपर जाता है, अपने दोस्त को साथ में लेके नहीं जाता है ना। तो इंटर वाली ज्यादा इफेक्टिव है, मतलब यदि इंटर है तो वेपर प्रेशर ज्यादा कम होगा, और इंट्रा है तो कम कम होगा। क्यों, क्योंकि वो ब्रेक हो या ना ब्रेक हो उससे अपने को लेना देना नहीं है, क्योंकि पूरा मॉलिक्यूल को हम वेपर कराते हैं, वेपराइज कराते हैं, है ना। चलो अब देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है, इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो रहा है, फॉरवर्ड। जब इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है तो फॉरवर्ड में क्या है, वेपर। तो जितनी ज्यादा वेपर बनेगी उतना ज्यादा वेपर प्रेशर आएगा। तो इसका मतलब यदि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, यदि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। क्लियर है, क्लियर है इतनी बात। अच्छा यहां पर भी एक लोचा है, क्या, आपने कहा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, तो बात आई बिल्कुल सही बात है। तो बच्चों ने कहा कितना बढ़ेगा, ये भी तो बात आएगी। तो कितना अभी यूज करते हैं उससे पहले इस क्वेश्चन को चिपकाते हैं। देखो, नहीं नहीं ये बॉइलिंग पॉइंट वाला है, रुक जाइए इसको मत करना, अभी कर नहीं पाओगे। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड ए एंड बी, दूसरा कहां गया, ये वाला देखना। अच्छा यही वाला खुला हुआ है, अच्छा रुक जाओ फिर, वो क्वेश्चन है नहीं, मुझे लिखना पड़ेगा। तो मैं दोनों बता देता हूं फिर कराता हूं। अब जरा देखो बच्चों, ये बात समझ में आ गई कि वेपर प्रेशर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। किसी ने कहा कितना बढ़ेगा, ये कैसे निकालोगे, तो देखो इसकी इक्वेशन। इस पर आज तक मेडिकल में कोई क्वेश्चन नहीं आया है, मगर मैं इक्वेशन लिख दे रहा हूं क्योंकि इस इक्वेशन को आप याद कर लेना, मान लो आ जाए तो। और याद करना इजी क्यों होगा कि ऐसी सिमिलर इक्वेशन आप 6-7 बार अभी पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में लिखोगे, एक दो बार नहीं 6-7 बार लिखोगे। तो एक बार लिख देता हूं, देखिए गौर समझिएगा, ln P2 अपॉन P1 डेल्टा H वेपराइजेशन अपॉन R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। कौन कौन क्या क्या है सब बता देता हूं। T1 केल्विन टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर जो है बच्चों P1 है, T2 केल्विन टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर P2 है, ठीक है। और T1 से बड़ा है T2 टेम्परेचर, ये इक्वेशन है। डेल्टा H क्या है, डेल्टा H ये है इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ये देखो इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ना भैया T2 बड़ा है, हाँ। अब जरा देखो बच्चों, साथ साथ में बताता भी रहूंगा,
इस फार्मूले पर अभी तक नीट में पिछले 20 साल 30 साल से कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, मगर ध्यान कैसे रखोगे आप, याद रखना इसी में जब हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ाएंगे K1 K2 वाला फार्मूला, तो बस K1 K2 को हटा के P1 P2 चिपका देना है। आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में ये फार्मूला पढ़ा है, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, जिसको कैसे याद रखोगे, क्योंकि ये यूज कभी नहीं होगा। तो अचानक मान लो तुम्हारा ही दिन खराब हुए तो क्या कर सकते हो, तुम्हारे वाले एग्जाम में गिरा तो तुम याद कैसे करोगे, तो तुम ऐसे याद रखोगे। प्रेशर क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, देखो है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला फार्मूला लिख दो, उसी में बस रिप्लेस कर दो। ln k2 अपॉन k1 इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2 इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। याद है फार्मूला, ये याद रहता है क्योंकि ये इसके क्वेश्चन भी होते हैं। बस उसी में K1 और K2 को रिप्लेस कर दो P1 और P2 से। क्यों, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, प्रेशर के बराबर। तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जगह क्या डाल सकते हो, प्रेशर डाल सकते हो। बस मैंने वही तो किया है, तो याद रखने के लिए। और यदि बिल्कुल डिट्टो याद रहे तो बहुत ही अच्छी बात है। ln P2 अपॉन P1 इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन बाई आर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ठीक है, T1 टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर P1 है, T2 टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर P2 है। क्लियर है ये बात। तो ये क्या है कि यदि तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कितना वेपर प्रेशर बढ़ेगा, वो इससे काउंट हो जाएगा, वो इससे काउंट हो जाएगा। मगर इसका लोड मिनिमम लेना है। क्यों, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा नहीं गया है आज तक। तो किसका कितना लोड लेना है बता देता हूं। ये बात सही है, इतनी बात क्लियर है सबको। तो मैंने ये बताया कि यार टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम एंडोथर्मिक की साइड में शिफ्ट होता है और फॉरवर्ड डायरेक्शन हमारा एंडोथर्मिक है। इस वजह से वेपर ज्यादा बनेगी, वेपर ज्यादा बनेगी तो वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा। इसका मतलब वेपर प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ाते चले जाओगे वेपर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। कितना बढ़ेगा इस फार्मूले से हम निकाल लेंगे। अब बच्चों ने कहा यार सर ऐसे मजा नहीं आ रहा है, आप क्वेश्चन दो। तो मैं एक क्वेश्चन देता हूं, ये वाला मत करिएगा, ये बॉइलिंग पॉइंट पर बेस्ड है। बॉइलिंग पॉइंट अभी बताया नहीं है, दूसरा मैं लिख के देता हूं। देखिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया, ये देखो मेरे पास है लिक्विड बेंजीन। क्या है, लिक्विड बेंजीन। ठीक है, लिक्विड बेंजीन का 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेपर प्रेशर P1 एटमॉस्फेयर है। ठीक है, वेपर प्रेशर कितना है, P1 एटमॉस्फेयर। और 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेपर प्रेशर है P2 एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सेलेक्ट करेक्ट रिलेशन। आपको एक सही रिलेशन करना है। P1 ग्रेटर देन P2, P1 लेस देन है P2 के, P1 और P2 बराबर है, और हमें कुछ नहीं पता, हम तो नकारा निकम्मा है कि नहीं, मतलब ननाब दी। बताओ, तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब ज्यादा टेम्परेचर वाले की ज्यादा वैल्यू होगी, क्योंकि वेपर प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो टेम्परेचर बढ़ा तो वेपर प्रेशर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा तो वेपर प्रेशर बढ़ गया है। हर एक छोटे से छोटे बड़े से बड़े पॉइंट पे क्वेश्चन कराता चला जा रहा हूं, जैसे कभी भी कैसा क्वेश्चन आए तो तुम पकड़ पाओ। ठीक है, तो यहां तक ठीक है। अब जरा देखो यार एक और हेडिंग इसी जगह पे, बॉइलिंग पॉइंट। तो थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर में क्या रिलेशन होता है। तो कोई बच्चा बॉइलिंग पॉइंट की डिफिनीशन बताए, बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। बताइए भाई। हाँ बेटे, हाँ वेरी गुड। देखो
गौर समझिएगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सारे बच्चे ध्यान दें, ठीक है, इधर ध्यान दो। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, देखो ये हमारा क्या है, प्योर लिक्विड है, ये हमारा क्या है, प्योर लिक्विड। देखो पढ़ाने में मुझे दिमाग का यूज नहीं करना पड़ता, सब रटा रटाया, मेरी नजरें आप पे ही टिकी होती है, कौन क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है, इसी पर टिकी रहती है। तो कोशिश करें बोर्ड पे ही नजर रखें, क्योंकि मैंने कहा ना मुझे पढ़ाने में इसलिए दिक्कत नहीं है क्योंकि कोई भी चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूं तो कम से कम 50, 100, 150 बार पढ़ा चुका हूं। तो तुम्हारे लिए वो ABCD होती है ना, उतना ही मेरे लिए ये होता है। तो जरा देखो गौर से, एक लिक्विड है, बॉइलिंग पॉइंट की डिस्कशन चल रही है, तो मेरी नजर तुम्हारे ऊपर, दिमाग मेरा इधर ही लग रहा होता है, और कोई दिमाग का काम ही नहीं है। तो जरा देखो ये लिक्विड है, अब इस लिक्विड में क्या किया, आपने हीट करना चालू किया, इस लिक्विड को आपने क्या किया, हीट करना चालू किया। ये देखिए मैंने इसको हीट करना चालू किया, वेपर बनना चालू हो गई, हीट करना चालू कर दिया, वेपर बनना चालू हो गई। अब जैसे वेपर बनने लगेगी तो वेपर का प्रेशर आना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे ही वेपर बनने लगेगी वेपर का प्रेशर आना स्टार्ट हो जाएगा। बाहर की दुनिया में कितना प्रेशर है, ये एटमॉस्फेयर है। जब यार ये एटमॉस्फेयर है तो यहां पर कितना प्रेशर है, यहां पर जो प्रेशर है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। वैल्यू कितनी है कितनी नहीं अपने को लेना देना नहीं है ना, अपने को लेना देना नहीं है, अपने को बस ये लेना देना है कि ये एटमॉस्फेयर है, इसमें जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर है? अच्छा, अब मैं टेम्परेचर बढ़ाता जा रहा हूं, वेपर बढ़ती चली जाएगी, और वेपर बढ़ती जाएगी तो वेपर का प्रेशर आता चला जाएगा, ठीक है। अब वेपर बढ़ रही है, वेपर का प्रेशर आ रहा है, वेपर बढ़ रही है, वेपर का प्रेशर आ रहा है। एक समय ऐसा जरूर आएगा जब वेपर प्रेशर की वैल्यू बढ़ते बढ़ते एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगी। आएगा कि नहीं आएगा भाई? मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 है, वेपर प्रेशर चालू हुआ, 1 की जगह हम 760 mm ऑफ Hg लेते हैं, बड़ा नंबर, तो 760 mm ऑफ Hg है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब मैंने छोटी सी वेपर आई तो 100 mm आया, फिर और तुमने टेम्परेचर दिया और वेपर बनी, 200 बढ़ा, 300 पहुंचा, 400 पहुंचा, 500 पहुंचा, 700 पहुंचा, 760 पहुंचा। जैसे ही वेपर प्रेशर 760 पहुंचा तो वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो गए। उस समय इस टेम्परेचर का, इस लिक्विड का टेम्परेचर मेजर कर लिया गया। थर्मामीटर लगा दो जो फीवर में लगाया जाता है ना, ये लगा दिया। अब मैंने इसकी रीडिंग पढ़ ली कि भाई की रीडिंग कितनी आ रही है, जो रीडिंग आ रही है वही उसका बॉइलिंग पॉइंट है। जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उस टेम्परेचर को लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। देखो जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है कितना नहीं है लेना देना नहीं है, इक्वल करना है, ध्यान रखना, हमें इक्वल करना है। इस बात से लेना देना नहीं है कि वो 1 एटमॉस्फेरिक होता है, इस बात से लेना देना है कि इक्वल करना है। जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उस टेम्परेचर को उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है? जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ठीक है, एट दैट टेम्परेचर at that temperature vapor pressure of liquid is equal to atmospheric pressure, क्लियर? जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, उस टेम्परेचर को उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। क्लियर है? अब जरा देखना खेल क्या है। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। क्यों? यदि ये वैल्यू ज्यादा है, सपोज करो ये वैल्यू 1000 है, तो अब ये आया कितना 760, तो क्या बॉइलिंग पॉइंट बोला जाएगा? नहीं, बराबर करना है ना। अब तुम और टेम्परेचर दोगे, ये 700 से 900 पहुंचा, फिर 1000 पहुंचा, तो अब तुमने टेम्परेचर ज्यादा दे दिया, तो अब ये 1000 है, तो 1000 बराबर 1000 उस समय रीडिंग पड़ी, अब रीडिंग और ज्यादा आ गई। तो जितना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना ज्यादा टेम्परेचर। क्यों? हमें बराबर करना है। मैंने इसीलिए देखो वैल्यू नहीं डाली है, नहीं तो सबको पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 होता है, मगर मैंने कहीं वैल्यू नहीं लिखी है, क्योंकि वैल्यू डालते ही तुम्हारे दिमाग में यह आएगा 1 पहुंचाना है, 1 नहीं पहुंचाना है अपने को। मान लो कहीं कम है तो हमें कम वेपर बनानी है, कहीं पर ज्यादा है तो हमें ज्यादा टेम्परेचर देना है। तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट वेरिएबल टर्म है, मगर वो जिस बात पे डिपेंड करता है वो बात 100-200 किलोमीटर ऊपर नीचे जाने पर चेंज ही नहीं होता है। मेरे पास अभी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 लग रहा है, मैं पटना से गुड़गांव चला जाऊंगा तब भी मेरे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 लगेगा है। यदि प्रेशर डिफरेंस आएगा तो बॉडी को पता चलेगा, है ना, या तो बॉडी फट जाएगी या फूल जाएगी बॉडी। इसी वजह से देखते हो जब जमीन में पाताल में जाते हैं, मतलब पानी में जाते हैं नीचे, तो एक स्पेसिफिक सूट पहनना पड़ता है, तो वो प्रेशर को ही मेंटेन करता है, क्योंकि नीचे जाएंगे तो प्रेशर या तो बढ़ेगा या घटेगा, ऊपर जाएंगे तो भी प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मगर यदि हम 100 किलोमीटर ऊपर नीचे रखेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कोई चेंजेस नहीं आते, है ना। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यदि नहीं चेंज हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट अपने आप कांस्टेंट हो गया। इसी वजह से आप कहते हो कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। नहीं तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी वेरिएबल है, मगर क्या है, वाटर या तो उधर उबल रहा है या इधर उबल रहा है, और दोनों जगह का एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 है कि नहीं। तो हम इन जर्नल कह रहे हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है, मगर बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज तो बॉइलिंग पॉइंट चेंज होगा। क्लियर है? जैसे ये देखो, मैं थोड़ा सा आपको समझा भी देता हूं। वाटर का केस लें तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्यों? एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 है, इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 1। अब जरा गौर से देखो, यदि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू 2 एटमॉस्फेयर कर दें तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ के 200 हो जाएगा, या 100 से बढ़ जरूर जाएगा। ये देखो ऐसे। और यदि मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू हाफ कर दें तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, ऐसे, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इत्तेफाक की बात है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक कांस्टेंट वैल्यू है तो बॉइलिंग पॉइंट झक मार के कांस्टेंट हो जाता है, उसको खुद रहना पड़ता है क्योंकि वो उस पर डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है, और ये कहते भी हैं, यही मान के भी चलेंगे जब तक ऐसा क्वेश्चन ना आए, जब तक ऐसा क्वेश्चन ना आए। आपने एक बहुत क्वेश्चन पढ़ा होगा, ऊंचाई पे जाने पर खाना बनाना बहुत आसान होता है, मतलब पहाड़ों पे जाने पर क्वेश्चन तो ऐसा आता है ना। हाँ, हर देखो कितना टैलेंट है कि ऊंचाई पे जाने पर खाना बनाना मुश्किल हो रहा है ना, या ऊंचाई पे जाने पर तो खाना बनाना क्यों मुश्किल हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है? पानी जल्दी बॉयल हो जाएगा। क्यों बॉयल हो जाएगा जल्दी? बॉइलिंग पॉइंट तो फिक्स है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो यार हमें कम वेपर बनानी है, क्योंकि हमारा काम क्या है? वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करना। यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 से कम हो गया तो हमें वेपर कम बनानी पड़ेगी, और वेपर कम बनानी पड़ेगी तो टेम्परेचर कम देना पड़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, 100 से भी कम हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट वाटर का, तो वहां पर वाटर जल्दी बॉयल हो जाएगा। तो पहाड़ों पर पानी जल्दी बॉयल हो जाता है। क्यों जल्दी बॉयल हो जाता है? मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले ही बॉयल हो जाएगा। उसका रीजन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है। बाय लॉ, बाय डिफिनीशन हमें क्या करना है? उतनी वेपर बनानी है जिससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। उतनी वेपर बनने में जो टेम्परेचर दिया वही बॉइलिंग पॉइंट है। अब ये वैल्यू कम हो गई
तो हमें वेपर भी कम बनानी है, अब वेपर कम बनानी है तो टेम्परेचर भी कम देना होगा, टेम्परेचर कम दिया तो बॉइलिंग पॉइंट की रीडिंग भी कम ही आ रही है। तो बॉइलिंग पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बॉइलिंग पॉइंट है क्या, देख लो एक बार डिफिनीशन। जिस टेम्परेचर पर, क्योंकि अब मैं इसको चेंज करने जा रहा हूं, एक डरावनी बात लिखने जा रहा हूं, हाँ बस लिखते ही टाइम कर देंगे। देखो आपने कहा कि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। अब बॉइलिंग पॉइंट का वेपर प्रेशर से क्या लेना देना है, गौर सुनिए। मैंने कहा ना डरावनी बात लिख देता हूं, देखिए डरना नहीं, ओए वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट, डर लगा, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। 3 मिनट दो मेरे को। ऐसा कैसे, देखिए यदि किसी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, बस एक सेकंड सुन लो नहीं तो फिर फंस जाओगे, तुमको लगेगा बॉइलिंग पॉइंट भी हम लोग टेम्परेचर बोलते हैं, ये भी टेम्परेचर है, कहां गया, ये लिखा है। इधर तुम कह रहे हो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इधर कह रहे हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बॉइलिंग पॉइंट भी तो टेम्परेचर ही है, तो बवाल कट जाएगा। तो इस बवाल को जरा बैलेंस कर दे, नहीं तो फिर रोने धोने लगोगे। एक बात जरा समझना, कहां गया फिगर, बॉइलिंग पॉइंट वाला फिगर किधर है, ये। अब गौर समझो, समझिए, मैं कह रहा हूं वाटर, मेरी बात सुनिएगा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्लियर है, ये आपको ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक में पढ़ा भी दिया गया है, एक क्वेश्चन ही होता है, आप जानते हो कि दोनों ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, फिर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस क्यों है ना, अल्कोहल और वाटर के। तो जरा देखो, वाटर का 100 डिग्री, इथाइल अल्कोहल का 78। क्लियर है, दोनों ने वेपर कितनी बनाई है, दोनों ने वेपर कितनी बनाई है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। वेपर सेम बनाई है क्योंकि वेपर का प्रेशर सेम है भाई, दोनों का प्रेशर कितना होगा 1 एटमॉस्फेरिक, तो यार वेपर सेम बनाई होगी तभी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम आएगा, है कि नहीं, बात सही है ना। तो इसका मतलब उतनी वेपर बनाने में अल्कोहल ने कम टेम्परेचर लिया है, उतनी वेपर बनाने में वाटर ने ज्यादा टेम्परेचर लिया है, यही तो बात हुई, है कि नहीं। तो अब बताओ जरा, बस एक क्वेश्चन है जरा सा, अब बताओ 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर कौन ज्यादा वेपर बनाएगा। 78 पर जितनी वेपर अल्कोहल ने बनाई है, 100 पर उतनी ही वेपर वाटर ने बनाई है। मैंने कहा 120 पे कौन वेपर ज्यादा बनाएगा, अल्कोहल ज्यादा बनाएगा, क्योंकि 78 पर उसने उतनी वेपर बना डाली जितनी इसने 100 पे बनाई है। तो इसका मतलब ये 78 से 120 जाएगा तो बहुत वेपर बना देगा, और ये 100 से 120 जाएगा कम वेपर बनाएगा। तो यदि इसकी वेपर ज्यादा है तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, वेपर प्रेशर ज्यादा आ रहा है? देखो, तो ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये दो डिफरेंट लिक्विड में कंपेयर करने के लिए लिखा है, बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेपर प्रेशर। ये जो स्टेटमेंट होता है ये कब काम आएगा, ये दो डिफरेंट लिक्विड में कंपेयर करने के काम आएगा, दो डिफरेंट लिक्विड में, एक ही में मत कर देना। अब जरा देखो दोनों में डिफरेंसेस क्या है, ये जो लिखा है ये एक ही लिक्विड के लिए लिखा है, यदि हम एक ही लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। दोनों में डिफरेंसेस ये है, ये सेम लिक्विड में कंपेयर कर रहा है, उसी लिक्विड का यदि टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। आप देख लो, आपने अल्कोहल का टेम्परेचर बढ़ाते गए 120 तक गए, वेपर प्रेशर बढ़ता गया, वाटर का टेम्परेचर बढ़ाते गए 100 से 120 तक गए, वाटर का वेपर प्रेशर बढ़ता गया है। तो सेम लिक्विड के लिए होता है कि वेपर प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये सेम लिक्विड के लिए। किसी भी लिक्विड का यदि आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये दो डिफरेंट लिक्विड के कंपेयर के लिए है कि यार इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो किसी सेम टेम्परेचर पर किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, इसका मतलब ये हुआ किसी सेम टेम्परेचर पे दोनों में से वेपर प्रेशर किसका ज्यादा है। तो ये दो लिक्विड में कंपेयर है, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम उसका वेपर प्रेशर ज्यादा। जैसे ये क्वेश्चन, आ जाओ भाई, गुस्सा क्यों हो रहे,
ये छापो, मतलब क्वेश्चन लिखो, इसका आंसर दो। अब देखो बस, हाँ ये क्वेश्चन करा के जाऊंगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड ए एंड बी आर 300 केल्विन 400 केल्विन रिस्पेक्टिवली, सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और इसका बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा है, तो ए का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो ए का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा बी के वेपर प्रेशर से, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जरा देखो, ए का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, बस सही है कि ए का वेपर प्रेशर हमारा ज्यादा है, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा। अब देखो हम लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर पूरा पढ़ लिया है। कल हम जब कूदेंगे तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन पे कूदेंगे चल के, कि भाई वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन क्या होता है और किस तरह से काम करता है। किस पर काम करेंगे? वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन पे। ठीक है, ये बात समझ में आई है क्या किया है? समझ पाए सब लोग? एक बार रिवाइज कर लेना, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना।